टॉपिक है वैकेटिंग ऑफ सीट्स। वैकेंट होती है सीट्स, तो हम सीट छोड़ना, कोई इंसान अपनी सीट कैसे छोड़ सकता है, सीट कब कब खाली होती है। तो वैकेटिंग अ सीट इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर कोई पर्सन अपनी सीट को किस तरह से छोड़ सकता है। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी मस्ट वेकेट देयर सीट इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में यानी अगर ये होगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपनी सीट छोड़नी पड़ती है या फिर छोड़ देते हैं, वैकेंट कर देते हैं उसको। पहला, होल्डिंग मेंबरशिप इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन है वो लोकसभा का भी मेंबर बन जाए और राज्यसभा का भी मेंबर बन जाए। अगर दोनों का ही मेंबर बन चुका है तो लॉजिकली वो एक ही हाउस का मेंबर रह सकता है, तो लोकसभा का या राज्यसभा का। तो उस केस में उसे एक सदन से यानी एक हाउस से रिजाइन करना पड़ेगा, अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। तो आप डेफिनेशन समझते हैं, अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एट द सेम टाइम। एक ही समय पर लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर कोई नहीं हो सकता है। अगर कोई बन गया है तो उसको सीट छोड़नी पड़ेगी। एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अगर हम 1951 के एक्ट की बात करते हैं, if elected to both houses, the individual must choose one within 10 days. Otherwise, their Rajya Sabha seat is vacated. यहाँ पे समझिएगा, 1951 में जब नियम बना हुआ था तब उस केस में ये था कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा दोनों का मेंबर बन चुका है, दोनों ही हाउस का मेंबर है, तो उसे 10 दिनों के अंदर 10 डेज के अंदर चूज करना पड़ेगा कि वो कौन से हाउस का मेंबर बने रहना चाहते हैं, है ना। कौन से हाउस का मेंबर बने रहना चाहते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि दो हाउसेस हैं और दोनों ही हाउसेस में जीत गया इंसान, उसके बाद उन्हें डिसाइड ये करना है कि वो कौन से हाउस का मेंबर रहेंगे। और दोनों हाउसेस में से वो इंसान ये सोचता है कि उसे, चाहे लोकसभा है या राज्यसभा है, जिस भी हाउस को छोड़ना है 10 दिन में डिसाइड कर ले। अगर मान लीजिए 10 दिन में उन्होंने डिसाइड नहीं किया, उस केस में राज्यसभा वाली जो सीट है वो वेकेटेड मानी जाएगी, यानी खाली करनी पड़ेगी, यानी अपने आप खत्म हो जाएगी राज्यसभा की सीट। If a sitting member of one house is elected to the other house, their previous seat become vacant. अब देखो इसका मतलब क्या है। कोई पर्सन पहले से मान लेते हैं कि राज्यसभा का मेंबर है, लेकिन उसने उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन फाइट किया और यहाँ पे वो जीत गया, तो प्रीवियस यानी राज्यसभा की सीट ऑटोमेटिकली क्या मानी जाएगी, खाली मान ली जाएगी। तो इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज इलेक्टेड टू द अदर हाउस, देयर प्रीवियस सीट बिकम वैकेंट। और ये बहुत कॉमन सी बात भी है कि अगर वो पहले से किसी का हाउस का मेंबर है तो वो दोबारा से इलेक्शन फाइट करते हैं और इलेक्शन फाइट है, रिप्रेजेंटेटिव किसी तरीके से जाते हैं और दोबारा जीत जाते, तो ऑब्वियसली उसका मन क्या होगा कि दूसरे वाले में जाना है, पहले वाले की वैल्यू उतनी है नहीं। तो लॉजिक भी यही बोलता है कि पहले वाली सीट क्या मानी जाएगी, खाली मानी जाएगी। अगला है, इफ इलेक्टेड टू सीट्स इन द सेम हाउस। कभी कभी क्या होता है, एक ही पर्सन होता है वो दो सीटों से फाइट करते हैं। दो सीटों से, अभी हाल ही में देखे वो अरविंद केजरीवाल 2 सीटों से लड़े थे, है ना। एक बार मोदी जी भी 2 सीटों से लड़े थे ना। तो अगर कोई इंसान एक सेम टाइम पर दो जगह से फाइट करते हैं इलेक्शन, द पर्सन मस्ट चूज वन सीट। और अगर वो दोनों से जीत जाते हैं, दोनों ही जगह से जीत जाते हैं, तो ना उनको एक ही सीट चूज करनी पड़ेगी किसी भी एक जगह पे। अगर उन्होंने चूज नहीं किया कोई एक सीट को, तो बोथ सीट वर वेकेटेड, तो दोनों सीट खाली मानी जाएंगी, नहीं उनको दोनों सीटों से हटा दिया जाएंगे। तो ये तो हो गया 1951 के पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अकॉर्डिंग। और क्या चीजें हैं वो समझते हैं। दूसरा सेकंड पॉइंट, होल्डिंग मेंबरशिप इन बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर है वो, यानी पार्लियामेंट का लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर है, तब उस केस में क्या होता है। अभी नीचे क्या बोला जा रहा है कि अगर वो लोकसभा का मेंबर है और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकसभा यानी कंट्री वाला लेजिस्लेचर उसका मेंबर और स्टेट वाला मेंबर जो होता है विधानसभा उसका मेंबर, उस केस में क्या होगा वो देखते हैं हम लोग।
देखिए, अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड अ स्टेट लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है कि कोई भी पर्सन सेम टाइम पर दोनों हाउसेस यानी स्टेट वाला हाउस और कंट्री वाला हाउस, कंट्री वाले हाउस को पार्लियामेंट बोल दिया और स्टेट वाले हाउस को विधानसभा बोल दिया, तो दोनों का मेंबर एट द सेम टाइम नहीं हो सकता है ना? दोनों का मेंबर एट द सेम टाइम नहीं हो सकता है। इफ इलेक्टेड टू बोथ, अगर कोई व्यक्ति दोनों के लिए चुना जाएगा, दे मस्ट रिजाइन फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर। अब कोई इंसान स्टेट वाले और कंट्री वाले दोनों में इलेक्ट हो जाए, तो बड़ी चीज क्या है, कंट्री वाला है तो स्टेट वाला छोड़ देगा वो। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि स्टेट लेजिस्लेचर से उसे 14 डेज में रिजाइन करना पड़ेगा, और अगर नहीं किया, पार्लियामेंट सीट बिकम वेकेंट। तो पार्लियामेंट वाली सीट वेकेंट मानी जाएगी। मान लो अगर 14 डेज में डिसीजन नहीं दिया, तो पार्लियामेंट वाली सीट को वेकेंट माना जाएगा। और देखते हैं और किस केस में सीट चली जाती होगी। सिचुएशंस लीडिंग टू वैकेटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सीट। और ये तो ऊपर वाला तो हो गया कि भाई दो जगह पे इलेक्शन फाइट किया है, दो जगह पे मेंबर बन गया तो उसको एक सीट खाली करनी पड़ रही है। इसके अलावा कभी कभी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसक्वालीफाई भी हो जाता है, तो डिसक्वालीफाई वाले केस में भी उनकी सीट खाली हो जाएगी। इफ अ एमपी becomes disqualified under any provision of the constitution, their seat is vacated। अगर किसी भी प्रोविजन की वजह से, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन की वजह से अगर एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, तो वो खाली मानी जाएगी। मान लीजिए कि एक ऐसे है कि कोई करप्शन में फंस गया, या फिर किसी को 2 साल से ज्यादा की केस सजा मिल गई, उन सभी केसेस के अंदर ये सीट खाली मानी जाती है, यानी इनको अपनी पोजीशन छोड़नी होती है। Disqualification due to defection under the 10th schedule also result in losing the seat। डिफेक्शन क्या होता है, 10th स्केड्यूल क्या है, तो हमने बताया कि 10th स्केड्यूल में 10वीं अनुसूची में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, है ना, डिफेक्शन यानी एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने के तहत उसकी सीट को खाली माना जाता है, यानी उसकी सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इस केस में भी वो एक सीट खाली हो जाती है जहां पर भी वो मेंबर रहा होगा। बात समझ में आ पा रही है? हाँ जी। जी आगे बहुत अच्छा पढ़ाइए आप। अब देखिए, कभी 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 क्या होता है, तो कोई पर्सन खुद अपनी इच्छा से रेजिग्नेशन दे देता है, रिजाइन कर देता है। अपनी इच्छा हो सकती है या फिर कोई प्रेशर हो सकता है, लेकिन मोस्टली कारणों में लिखा यही जाता है कि मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, फैमिली रीजन की वजह से रिजाइन कर रहे हैं। A member can resign by submitting a written resignation to। अब रेजिग्नेशन, जैसे आप कोई नौकरी करते हो तो अपने सुपीरियर हेड को हम लोग क्या देते हैं, रेजिग्नेशन देते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई मेंबर है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर विधानसभा का मेंबर, तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन देगा? तो देखिए, राज्यसभा चेयरमैन और राज्यसभा मेंबर, अगर कोई राज्यसभा का मेंबर है तो वो राज्यसभा के चेयरमैन को अपना इस्तीफा दे देगा। ये कौन होता है, ये वाइस प्रेसिडेंट होता है। बीबी वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, राज्यसभा का चेयरमैन। तो अगर कोई राज्यसभा का मेंबर है, उसे अपना इस्तीफा लिखित तौर पर भेजना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट को। अगर कोई लोकसभा का मेंबर है, लोकसभा का मेंबर है तो वो स्पीकर को, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष होता है स्पीकर। तो जो भी लोकसभा के मेंबर हैं उनमें से किसी को भी अगर रिजाइन करना है, तो उन्हें स्पीकर को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। द सीट इज वेकेटेड वंस द रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड। अब ध्यान रखना, किसी भी मेंबर ने रेजिग्नेशन दे दिया, इस बात से वो सीट खाली नहीं मानी जाएगी। सीट खाली तब मानी जाएगी जब वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सदस्य अपना इस्तीफा, इस्तीफा जो होगा वो इस्तीफा या तो चेयरमैन को या स्पीकर को दे दे, लेकिन स्पीकर को अप्रूव ही ना करे। जब तक वो अप्रूव नहीं होगा तब तक वो सीट खाली नहीं मानी जाएगी। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। However, if the chairman or speaker believes the resignation is not voluntary or genuine, they may reject it। तो वही बात बोल दी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जब कोई इस्तीफा दे रहा है और ये उनको मालूम पड़ गया, स्पीकर को ये मालूम है, वाइस प्रेसिडेंट को ये मालूम है कि ये तो इस्तीफा दिया जा रहा है ना, इसके पीछे कोई मतलब अपनी मर्जी नहीं है, कुछ ना कुछ प्लानिंग है, कोई जोड़ तोड़ है।
तो जब भी कभी ऐसा लगता है कि ये इस्तीफा जो दिया जा रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं है, वॉलंटरी यानी अपनी मर्जी से नहीं है, तो उस केस में ऐसा पॉसिबल है कि स्पीकर या फिर वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उस इस्तीफे को एक्सेप्ट ना करे। और जब वो इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होगा तो रेजिग्नेशन माना नहीं जाएगा, और रेजिग्नेशन नहीं माना जाएगा तो सीट खाली नहीं मानी जाएगी। तो इस तरीके से भी बातें होती है। और किस केस में सीट खाली मानी जाती है? मान लीजिए कोई पर्सन है जो मेंबर ऑफ हाउस है, लेकिन वो बहुत दिनों से आ ही नहीं रहा, विदाउट इन्फॉर्मेशन गायब है। इसे बोलते हैं अब्सेंस फ्रॉम हाउस। इफ अ मेंबर इज अब्सेंट फ्रॉम ऑल हाउस मीटिंग फॉर 60 डेज, 60 दिनों तक वो मीटिंग में आया ही नहीं, वो भी बिना परमिशन के, द हाउस कैन डिक्लेयर देयर सीट वैकेंट। तो जो हाउस होता है वो सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर देता है। वैसे कभी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी सीट वैकेंट हो जाए। वो या तो इन्फॉर्म करके जाएगा, तो कैसे ना कैसे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन तब भी ये प्रोविजन है कि अगर कोई बिना इन्फॉर्मेशन के गायब है 60 दिनों तक, तो उनकी सीट को वैकेंट कर दिया जाता है। In calculating a 60-day period, any time when the House is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days is not counted। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जो ये 60 दिन की बात हो रही है ना, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन से लेकर 7 दिन वाले सीधे सीधे काउंट कर लेते हैं, नहीं। इसमें सिर्फ वही दिन काउंट करने हैं जब हाउस चल रहा था। अगर कोई मान लो हाउस बंद है 4 दिन और 4 दिन से ज्यादा के, तो वो काउंट नहीं होगा। दोबारा सुन लीजिए, अगर हाउस 4 दिन या 4 दिन से ज्यादा टाइम के लिए बंद है, तो वो दिन काउंट नहीं होंगे। मोस्टली ये वो दिन होते हैं जो काउंट किए जाते हैं जिनमें हाउस चल रहा होता है, या फिर एक दिन 2 दिन 3 दिन का गैप होता है, तभी वाले दिन वही वाले दिन काउंट किए जाएंगे इन 60 दिनों के अंदर। तो एक तरीके से मतलब लगभग 1 साल का टाइम मान लो कि 1 साल का टाइम तो आसानी से मिलता ही है उसको। बाकी अदर केसेस लीडिंग टू वैकेंसी, और भी कुछ अन्य कारण हैं जिसकी वजह से सीट खाली हो सकती है। A member must vacate their seat if their election is declared void by the court। अगर मान लो कोई प्रत्याशी है जो इलेक्शन फाइट किया और जीत गया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि उन्होंने इलेक्शन में चीटिंग की थी, जब इलेक्शन में चीटिंग की थी तो उनको हटा दिया जाएगा। तो जब हटा दिया जाएगा तो वो सीट खाली मानी जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द हाउस। अगर किसी को हाउस से निकाल दिया जाए, मान लो किसी ने मारपीट कर दिया, कुछ और एक्टिविटी कर दी, और उसे हाउस से निकाल दिया गया परमानेंटली, तो भी वो सीट खाली हो जाती है। दे आर इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वही इंसान इलेक्ट कर लिया जाए प्रेसिडेंट के फॉर्म में या वाइस प्रेसिडेंट के फॉर्म में, तो उसे वो सीट अपनी छोड़नी पड़ती है। यानी कोई अगर हायर पोस्ट के लिए अपॉइंट हो जाता है, यानी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के से इस्तीफा देना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। सिमिलरली गवर्नर भी है, अगर मान लो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर गवर्नर बना दिया गया, तब भी उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। फिफ्थ देखिए, डिक्लेयरिंग एन इलेक्शन वॉइड। अगर किसी का इलेक्शन वॉइड हो जाता है, इफ अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन इज इलेक्टेड, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द प्रोसीजर टू डिक्लेयर द इलेक्शन वॉइड। ध्यान रखना, अगर कोई डिस्क्वालिफाइड पर्सन है जो क्वालिफाइड पर्सन है ही नहीं, तो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द प्रोसीजर टू डिक्लेयर द इलेक्शन वॉइड। तो इसमें कोई प्रोसीजर नहीं, लेकिन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये खत्म। तो यहाँ पे ध्यान देना, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एम्पावर द हाई कोर्ट टू इनवैलिडेट द इलेक्शन एज ए डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो यहाँ पे बोला ये गया है कि अगर कोई डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, वो इलेक्शन फाइट करता है, तो उसको कैसे वॉइड करेंगे? उसको वॉइड करने के लिए, वॉइड यानी जीरो करने के लिए कि भैया तो नहीं हो मेंबर, वॉइड करने के लिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से थ्रू वो वॉइड कराया जाएगा, क्योंकि इसका प्रोविजन पहले कहीं पे था नहीं। तो हाई कोर्ट के थ्रू ही ये चीज हो सकती है, वॉइड हो पाएगी। इफ dissatisfied, the affected party can appeal to the Supreme Court। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक पार्टी या एक ग्रुप या फिर कुछ लोग नाराज हैं, डिससेटिस्फाइड है किसी पर्सन से, और वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। उस केस में भी इसकी सीट को खाली माना जाएगा, अगर वो अपील पास हो जाती है तो। अगला है ओथ और अफर्मेशन, कि ओथ कैसे ली जाएगी और कैसे पुष्टि होगी कि वो मेंबर बन गया है। तो देखिए, टेकिंग ओथ बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस। ऑफिस में एक तरीके से जाने से पहले या फिर ऑफिस का पदभार ग्रहण करने से पहले शपथ ली जाती है। एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मस्ट टेक एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर अज्यूमिंग देयर सीट। तो हर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, या कोई भी हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, एमएलए हो, एमपी हो, हर किसी को ओथ लेनी पड़ेगी पहले।
द ओथ इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये ओथ कौन करवाएगा? ओथ करवाने का जो काम होता है वो पहली बात होता है प्रेसिडेंट का, है ना। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट नहीं है, तो प्रेसिडेंट, मान लीजिए प्रेसिडेंट नहीं है, बिजी है, कुछ और कामों में लगा हुआ, तो प्रेसिडेंट किसी पर्सन को अपॉइंट कर देंगे। वो बंदा जो होगा, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, वो बंदा क्या दिलवाएगा? ओथ दिलवाएगा। तो या तो प्रेसिडेंट खुद होंगे ओथ में, या फिर प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट बंदा जो होगा, तो बंदा जो भी ऑफिशियल है, कोई भी पर्सन है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, वो यहाँ पे ओथ वाला काम पूरा करवाएंगे। कंटेंट ऑफ द ओथ अफर्मेशन, कंटेंट क्या होता है? वो आपने सुने हो कि मैं जो भी नाम है XYZ, मैं संविधान की शपथ लेता हूँ, है ना, इंटीग्रिटी, वो सारी ये सारी लाइनें हैं। तो ड्यूरिंग द ओथ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एमपी प्लेज टू, एमपी क्या बोलते हैं? रिमेन लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारतीय संविधान के प्रति वफादार रहेंगे। अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, है ना, देश की एकता अखंडता बनाए रखेंगे। फुलफिल देयर ड्यूटीज एज अ पार्लियामेंट मेंबर फेथफुली, है ना, सत्यनिष्ठा के साथ अपना काम निर्वाह करेंगे पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पर। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट टेकिंग द ओथ, अगर मान लीजिए कोई पर्सन ओथ नहीं लेता है, विदाउट टेकिंग द ओथ अफर्मेशन एमपी कैन नॉट वोट और पार्टिसिपेट इन हाउस प्रोसीडिंग्स। अगर कोई ने ओथ नहीं ली हुई है, तो वो हाउस में नहीं जा सकते, है ना, वो हाउस मतलब लोकसभा राज्यसभा के अंदर नहीं जा सकते, ना ही वोटिंग कर सकते हैं। अवेल पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, और उनको पार्लियामेंट के जो बेनिफिट होते हैं वो भी नहीं मिलेंगे, और इम्यूनिटीज भी नहीं मिलेंगी। इम्यूनिटीज यानी विशेष अधिकार। विशेष अधिकार जैसे कि मान लो गाड़ी है, बंगला है, वो सब कुछ नहीं मिल पाएगा। पेनल्टी फॉर सिटिंग और वोटिंग इलीगली, अगर मान लीजिए कहीं पे कुछ दिक्कतें हुई है, इलीगल एक्टिविटी हुई है, तो उसके लिए पेनल्टी वगैरह भी है। मान लीजिए कोई पर्सन जो है ना, वो बैठ गया पार्लियामेंट हाउस में, वो मेंबर ही नहीं है लेकिन तब भी बैठ रहा, तो पेनल्टी लगेगी उस पर। और हाउस में बैठा ही नहीं, वोटिंग भी कर दी उसने, तो फिर पेनल्टी लगेगी। तो अ पर्सन मस्ट पे अ पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज पर डे इफ दे सिट और वोट इन द हाउस अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। अगर मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इन कंडीशंस में हाउस में बैठ रहा है, लेकिन वो लॉजिकली उसका मेंबर नहीं हो पाया है अभी तक, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। कौन कौन से तरीके होते हैं? सबको पेनल्टी लगती है। पहला, बिफोर टेकिंग द प्रिस्क्राइब्ड ओथ और अफर्मेशन, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ओथ ही नहीं ली है लेकिन हाउस में बैठ रहा है, उसके तो पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर। तो भैया ओथ तुमने ली नहीं है, बैठे कैसे हो? पेनल्टी। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी कि बिना ओथ लिए अगर आ गए तो भी पेनल्टी लगेगी। अगली चीज, डिस्पाइट नोइंग दे आर डिस्क्वालीफाइड और इनएलिजिबल फॉर मेंबरशिप, दूसरी बात वो खुद जानते भी हैं कि वो भैया एलिजिबल ही नहीं है, क्वालिफाइड ही नहीं है, और तब भी वो मीटिंग में आते हैं, बैठते हैं, उस केस में भी उसके ऊपर क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो इसके लायक नहीं है, तभी वहां पे बैठता जाएगा, तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है। वैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम सिटिंग और वोटिंग ड्यू टू एनी पार्लियामेंट्री लॉ, या फिर किसी कारण से किसी भी पार्लियामेंट लॉ के तहत उन्हें मीटिंग में पार्टिसिपेशन लेने और भाग लेने से रोका गया, और तब भी नहीं मानते हैं, तब भी मीटिंग में जाते हैं, तो उस केस में भी इनको क्या लगाई जाएगी? पेनल्टी लगाई जाएगी। है ना, जब उनको मालूम है कि हमें मीटिंग में भाग नहीं लेना है, वो मेंबर नहीं है, या फिर उनको रोका गया है, लेकिन तब भी वो मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस केस में भी इनको पेनल्टी देनी होती है, या फिर इनको फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है जी, समझ में आ पा रही बात है? यस सर। अब बात कर लेते हैं वही पैसे के, सैलरी वगैरह के। हम लोग को सैलरी वाली चीजें ना थोड़ी सी ऐसी कि चेंज होती रहती है, तो इनको है ना ये वाला फाइनल नहीं मानना। जब भी कभी पेपर आप देने जाओगे ना, उससे पहले एक बार देख लेना कि सैलरी वैलरी का कितना चल रहा है उस टाइम, क्योंकि होता है अभी कुछ सैलरी हो, बाद में बढ़ जाए। मान लो अभी हमने बोल दी वाली सैलरी है, 6 महीने के बाद ही सैलरी चेंज हो गया, तो उस केस में आपको पूरा ध्यान रख के जाना कि सैलरी कितनी होगी उस टाइम, तो इसको आपको अलग से देख के जाना होगा। मतलब ये एक तरीके से करंट अफेयर वाला टॉपिक हो जाएगा कि अभी कितनी सैलरी है, क्योंकि ये डिवाइस होती रहती है सैलरी, महंगाई भत्ता वगैरह चलता रहता है, तो चेंज होती रहती है। बट एक लमसम आपको आइडिया लग जाएगा। देखो ऐसे नहीं कि सैलरी अचानक से 1 करोड़ से 20 करोड़ कर देंगे ना, इतना ज्यादा चेंजेस तो आएंगे नहीं, थोड़े बहुत चेंज आएंगे, तो उन पर आपको थोड़ा फोकस रखना है कि कितना चेंज हुआ। ठीक है, देखिए, तो लमसम अगर हम बात करते हैं एज अ मार्च 2025, ये मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, वो मार्च 2025 के अकॉर्डिंग है। Government of India has implemented revision of the salaries, allowance and pensions of member of parliament and officers of parliament. ये डिटेल है। ठीक है, कौन कौन सी डिटेल है? तो पहला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी जो है वो 1,24,000 रुपया।
ठीक है, फिर इसमें वो सारी चीजें हैं। ये थोड़ी जो नीचे चीजें लिखी हुई है तो इग्नोर कर देना। बाकी तो ये कुछ काम करिए, ऊपर वाला ध्यान रखना है अपना। ये मतलब ये कर लेते हैं, इसे कुछ करता हूँ। वैसे तो उसमें भी आ गया, वो आपके पीडीएफ में भेजिए, बट इसको इग्नोर कर देना, कुछ काम की चीजें नहीं है। फाइट करते हैं, ठीक है। तो पहला तो हो गया कि मंथली सैलरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। अब सैलरी के अलावा, सैलरी सब कुछ नहीं होता, सैलरी के अलावा बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं ना, अलाउंस वगैरह मिलते हैं। तो अलाउंस वगैरह क्या क्या है वो देख लेते हैं हम एक बार। सैलरी तो हो गई 1,24,000 रुपये। फिर डेली अलाउंस, डेली का खर्चा कितना, 2,500 रुपये। 2,500 रुपये ईच डे फॉर अटेंडेंस। अटेंडेंस जब भी वो अटेंडेंस लगाने जा रहे हैं हाउस के अंदर, तो उनका 2,500 बन गया। देन पेंशन फॉर फॉर्मर एमपी, जो पेंशन मिलेगी वो 31,000 के आसपास मिलेगी, मंथली पेंशन। एडिशनल पेंशन पर ईयर फॉर सर्विस बियॉन्ड 5 ईयर। 5 सालों तक काम करने की वजह से जो पेंशन मिलती है 2,500 रुपये और मिलेगी, तो 31,000 एक, 2,500 रुपये अलग। देखो ऐसे रुपए जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, बस आप ये नॉलेज के लिए थोड़ा आइडिया होना चाहिए कितने कितने रुपए मिलते होंगे अनुमान से। अदर बेनिफिट क्या क्या होते हैं, एमपी कंटिन्यू टू रिसीव कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, ऑफिस एक्सपेंशन अलाउंस, ट्रेवल फैसिलिटीज, फ्री एकोमोडेशन, टेलीफोन सर्विस, व्हीकल एंड अदर थिंग्स। तो कहने वाली बात ये है, हाँ अंकुर की बात करते हैं ना। देखो, तो अलाउंस मिलेंगे उनको आने जाने के लिए, ट्रैफिक फैसिलिटी यानी ट्रेन ट्रेन की टिकट मिल सकती है, फ्री एकोमोडेशन कहीं पे भी रहने रहना खाना, मतलब जहाँ पर भी वो रहेंगे उनके लिए वो बंगला वगैरह मिलेगा उनको, फ्री होगा वो। टेलीफोन फ्री होगा, व्हीकल मिलेगा उनको, और मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, सब कुछ फ्री होती है। तो ये होगी अदर बेनिफिट है। हाँ जी पूछिए। जी सर, मैं कह रहा था आपने सैलरी बताइए सर अभी। हाँ सर ये अभी 8वां पे कमीशन भी लागू होने वाला है सर अभी इस नहीं नहीं, साल। हाँ होने अभी तो ये तो है तो मार्च। तो 8वां जी सर, तो 8वां लागू होने के बाद सर इनकी सैलरी और ज्यादा बढ़ जाएगी ना। हाँ हाँ बढ़ जाएगी। तो सर कितना इंक्रीमेंट होगा इसमें। नहीं नहीं, वो तो अपन आने के बाद ही देखेंगे, मतलब मान लो 1.5 लाख 2 लाख 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगी, है ना। डेढ़। नहीं सर, सरकार जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि सरकार का क्राइटेरिया क्या है? मतलब ये 8वां पे जो वेतन आयोग है, ये मतलब कितने परसेंट सैलरी बढ़ाएगा? देखो ये तो मतलब पूरा, 5 गुना बढ़ाएगा ना? हाँ पूरा ड्राफ्ट ड्राफ्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन ये मान लीजिए कि हाँ सैलरी बढ़ तो जाएगी अब। एक करीबन लाख कितने मान लो 1 लाख में लगभग 20% तो बढ़ ही जाएगी, मान लो 20 से 25% का तो बढ़ सर। जाएगी। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। बाकी तो फिर वही है ना, कब से इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर। अगला देखते हैं हम लोग कि ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के ऑफिसर्स है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सैलरी भी टाइम टाइम रिवाइज होती रहती है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी वाइस प्रेसिडेंट हो गया, रिसीव अ हायर सैलरी देन अदर एमपी, तो एमपी से थोड़ी ज्यादा सैलरी मिलती है। और इनका थोड़ा पक्ष भी ज्यादा होता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट वाला काम भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, इनकी इनकी जो सैलरी थे एज ए एमपी होती है। जितनी एमपी को सैलरी मिलती है उतनी सैलरी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को मिलती है। फिर कुछ अलग अलाउंस वगैरह होते हैं, जिसे सेमेंटरी अलाउंस बोलते हैं। सेमेंटरी अलाउंस का मीनिंग हो गया कि भाई कितना बेनिफिट कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता है उतना ही। देखो अब ये पूछा नहीं जाता, यूपीएससी में कभी भी नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन, है ना। बहुत मतलब 0.1% चांस है कि इससे पूछा जाए, क्योंकि सैलरी वगैरह जैसी चीजें पूछी नहीं जाती है मोस्टली। बट एक आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कि एमपी वगैरह को। और वैसे भी ये सैलरी से कोई मतलब है भी नहीं, रियलिटी की अगर हम बात करें तो एमपी वगैरह को सैलरी से फर्क भी नहीं पड़ता। ये तो बस नाम के लिए है कि हमें इतनी सैलरी मिलती है उन लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए बस तभी पढ़ लेना है थोड़ा बहुत। अगला है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष होते हैं, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन कौन होते होंगे। तो हम लोग जानते हैं दो हाउस है पार्लियामेंट के, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। लोकसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उसे स्पीकर बोलते हैं। तो स्पीकर नहीं आ रहा है तो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। सिमिलरली राज्यसभा के अंदर जो चेयरमैन होते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन होगा वाइस प्रेसिडेंट, और डेप्यूटी स्पीकर जो चेयरमैन होता है वो उसी हाउस में से होता है कोई ना कोई। अभी कौन होगा तो उसके लिए एक पैनल तैयार किया जाता है। तो एडिशनली पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड फॉर लोकसभा एंड पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन फॉर राज्यसभा। तो लोकसभा के चेयरपर्सन के लिए पैनल यानी एक 15 लोग 10 लोग 20 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है। तो वो पैनल ऑफ चेयरमैन होता है। सिमिलरली राज्यसभा के लिए भी पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन होता है। तो इस तरीके से बनाया जाएगा, आपको ध्यान ही रखना है जब हम बात करते हैं
लोकसभा की और राज्यसभा की। तो लोकसभा में स्पीकर होता है तो उप स्पीकर बनेंगे और यहाँ पे बनेंगे वाइस चेयरपर्सन, इस तरीके से। अगले हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई जो इंसान स्पीकर बनता है लोकसभा में वो कितने समय के लिए रहता होगा। तो इन जनरली स्पीकर जो होता है जब तक लोकसभा रहती है तब तक के लिए रहता है। द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा मेंबर्स एज सून आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग। जैसी पहली मीटिंग होती है वैसे ही वो लोग स्पीकर को चुन लेते हैं, नए स्पीकर को। जब तक नया स्पीकर नहीं चुना जाता है पुराना स्पीकर काम कर रहा होता है। इफ द स्पीकर पोस्ट बिकम्स वैकेंट द लोकसभा इलेक्ट्स अ न्यू स्पीकर। अगर मान लो कभी सीट खाली भी होती तो लोकसभा में फिर वोटिंग के थ्रू नया स्पीकर चुन लिया जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड द इलेक्शन डेट फॉर द स्पीकर। और एक कब करवाना है इलेक्शन स्पीकर का वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं। तो हमें दो चीजें मालूम पड़ी कि एक तो स्पीकर के लिए इलेक्शन होते हैं और स्पीकर की डेट डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट कि कब इलेक्शन करवाना है। अगला है टर्म्स ऑफ ऑफिस, कितने समय तक के लिए ऑफिस चलेगा। द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ लोकसभा। जब तक लोकसभा चलेगी तब तक स्पीकर का टाइम रहेगा। दे सीज टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। वो मेंबर ऑफ लोकसभा वही होता है सिंपल से, लेकिन फिर रिजाइन कर देगा। ध्यान रखना स्पीकर होने के लिए मेंबर ऑफ लोकसभा होना जरूरी है। लेकिन जैसे ही मेंबर ऑफ लोकसभा के बाद वो स्पीकर बनेगा तो वो अपने सीट से इस्तीफा दे देगा। तो दे रिजाइन बाय सबमिटिंग अ लेटर टू द डेप्यूटी स्पीकर। और अगर कभी उसको इस्तीफा देना है तो डेप्यूटी स्पीकर को इस्तीफा दिया जाएगा। इनको हटाने का एक और तरीका होता है वो रेजोल्यूशन लाकर। दे आर रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा के लोग मिलकर मेजोरिटी से बोल दें भैया स्पीकर को हटाना है तो हट जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले नोटिस देना पड़ता है। नोटिस देना पड़ेगा 14 डेज बिफोर, 2 हफ्ते पहले, यानी 14 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब हम आपको हटाने के लिए रिजोल्यूशन लाने वाले हैं, मतलब स्पीकर को हटाने के लिए रिजोल्यूशन लेके आने वाले हैं, फिर वो हटेगा। और जब स्पीकर पे प्रोसीडिंग्स चल रही होगी तो सिंपल सी बात है उस टाइम के लिए वो स्पीकर का रोल नहीं करेगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि खुद ही अपने आप को हटाने के लिए खुद ही बैठा हुआ है मीटिंग में, तो वो वाला तो हो रही है होएगा नहीं तो हटा दिया, उस टाइम वो मीटिंग में नहीं आते हैं। When a removal resolution is under discussion, the speaker cannot preside over the session। तो जब वो रिमूवल वाला चल रहा है तो उस टाइम स्पीकर सदन में नहीं आएंगे। However, they can attend, speak, participate in debate and vote initially, but not in case of a tie। देखो अब वो स्पीकर वाला काम तो नहीं करेंगे लेकिन सदन में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं भाई मेरी गलती नहीं थी, मैंने अपना वो अपना पक्ष रख सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और अगर करेंगे भी तो पहले करेंगे। ऐसे मालूम नहीं है कि मान लो 20 वोट पक्ष में पड़े और 20 वोट विपक्ष में पड़े, अब बराबर हो गया, टाई हो गया, तो अब ऐसा नहीं कि वो अपना वोट देते हैं कि हाँ भैया नहीं 21 लोग बोल रहे हैं कि नहीं हटना है मेरे को, है ना। तो टाई वाले केस में वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं, विदाउट टाई में अपनी वोटिंग कर सकते हैं, मतलब पहले ही वोट डालना है उनको, बाद में नहीं। स्पीकर कंटिन्यूटी आफ्टर लोकसभा रिजोल्यूशन। इवन आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा द स्पीकर रिमेन इन ऑफिस अंटिल न्यूली इलेक्टेड लोकसभा कन्वेंस। इसका मतलब वही होता है कि जब तक नई लोकसभा ना बन जाए, जब तक नया स्पीकर इलेक्ट ना हो जाए तब तक पुराना वाला स्पीकर ही काम कर रहा होता है। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, इतना रखेंगे ना। रोल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा हम 10:30 हर दिन क्लास रखेंगे, रेगुलर रहेंगे 10:30 to 11 के आसपास, है ना, डेली आधे घंटे। आप कंटिन्यू रहो और पीडीएफ भेज दिया, पढ़ लेना, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो गुड नाइट, मिलते हैं कल 10:30। Okay, sir. Thank you. ओके, गुड नाइट।